के बिजनेसमैन हुए कारोबार से परेशान। मंगलम आर्ट्स के ओनर बीके सिंह ने बताया कि कितने कितने दिन हो जाते हैं हमारे शोरूम में एक भी ग्राहक नज़र नहीं आता है। ऐसे में हम अपना या अपने ऑफिस स्टाफ का खर्चा कैसे निकालें। कोविड-19 ने लोगों का रोजगार छीन लिया है। इसी कड़ी में पूनम लेक्चर बैकुंठी देवी गर्ल्स कॉलेज आगरा के एडवोकेट विनोद कुमार ने भी अपने विचारों को मीडिया के सामने प्रकट किया। क्या नाम है सर आपका? मैं विनोद कुमार और बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। एज ए एडवोकेट आप ये बताइए कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से आपकी अदालतें वगैरह भी बंद रहीं, कितने मुकदमों को कर भी नहीं हो पाए, कितने जिनको जेलों से आना था वो उनकी रिहाई नहीं हो पाई, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ा कोविड-19 की वजह से आपकी अदालतों में? कोविड-19 का सबसे पहला प्रभाव या दुष्प्रभाव तो ये पड़ा कि कोई भी लिटिगेंट कहीं से कोई रिलीफ नहीं ले पा रहा। ऊपर से हायर कोर्ट के आदेश हैं कि रेगुलर सुनवाई नहीं होगी, उनमें सभी में डेट पड़ेगी। कोई रेगुलर सुनवाई नहीं हो रही है, डेट पड़ रही है। जो भी रिलीफ के लिए आता है कोई रिलीफ नहीं मिलती है। हालांकि हमारे आगरा शहर में वर्चुअल कोर्ट काम कर रही है और वो भी जिला जज महोदय साहब की और एक सीजीएम साहब की, किंतु वर्चुअल कोर्ट में वो एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है जो कि आमने सामने हम आर्गूमेंट्स करने में लेते हैं। और इसमें ऑर्डर होने में बड़ा टाइम लगता है। अगर दोनों पक्षों में से एक पक्ष नहीं आता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, सिर्फ डेट पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि आज स्थिति ये हो गई है कि एक जंगल राज कायम हो गया है, क्योंकि जुडिशल कोई ऑर्डर नहीं कर रही है। और यहाँ पर एक हम ये कहें कि पुलिस की मनमानी हो रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पूरा अब कानून के पालन करवाने का काम पूरा पुलिस का ही हो गया। अब वो उसको कैसे मैनिपुलेट करती है वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। आप ये देखते हैं कि बिजनेस जो है तो पूरी तरह से ठप है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स ना के तौर पर ही चल रही हैं। इस पे क्या है, इंटरनेशनल फ्लाइट आपके हिसाब से चलनी चाहिए या नहीं? चलनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी तो बाहर से टूरिस्ट आता है, और जो हमारा आगरा शहर है एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, तो उनके आने से हमारी जो विदेशी करेंसी है वो हमारे भारत में आएगी। भारत के लोगों को व्यवसाय मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ी आबादी का भाग इसी टूरिस्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आपको पता ही है इंडस्ट्री सब पूरी इस टूरिस्ट व्यवसाय के नाम पर ख़त्म कर दी गई है, ताजमहल के नाम से ख़त्म कर दी गई है। मात्र हमारे पास ये ताजमहल बचा है, यहाँ के रोजी रोटी के लिए, यहाँ के लोगों के पालन पोषण के लिए, यहाँ के खान पान के लिए। इसके अलावा कहीं कोई कुछ नहीं है। अगर ये कुछ नहीं है तो सारे बिजनेस से चौपट है। आप लोगों की टीम अक्सर वो बेशतर जो है एक डिमांड करती रहती है कि हाई कोर्ट हमारा जो यूपी वेस्ट में होना चाहिए, आगरा में होना चाहिए, या मेरठ में होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा, 84 में कमीशन बैठा, कमीशन ने पूरा सब जगह सर्वे किया और सर्वे करने के उपरांत उसने रिपोर्ट ये दी कि आगरा शहर ही एक प्रॉपर हाई कोर्ट बेंच के लिए सूटेबल है। एक उन्होंने रिपोर्ट दी सर्किट बेंच के लिए, तो उन्होंने देहरादून को दिया। उसके बाद स्थितियाँ चेंज हुई। स्थितियाँ चेंज होने में हुआ कि वो उत्तराखंड बन गया, वो उधर चला गया और हम यहाँ पर है। किंतु उस रिपोर्ट को बिल्कुल उसके अंदर रख दिया गया है, कहीं कोई इसको टच नहीं किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दाखिल हुई, इस पर भी कोई विचार नहीं किया गया और लोगों को यहाँ से अति दूर इलाहाबाद तक जाना पड़ता। हर किसी के एफर्ट्स करने की नहीं है कि वो इलाहाबाद के वकील का खर्चा भी वहन कर सके और बार बार आ जा सके। तो यहाँ पर आगरा शहर में जो जस्टिस गिरधर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ का एडवोकेट भौगोलिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान आगरा ही है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच खोलनी चाहिए। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आगरा के साथ इस हाई कोर्ट के बारे में सगा और सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। जो पार्टी सत्ता पक्ष भी नहीं आती है, हमारे समय समय पर आंदोलन चले, आपको भी पता है 2001 में लाठीचार्ज हुआ, सबसे ज़्यादा पीड़ित मैं ही था, मेरे दोनों पैरों में लाठीचार्ज में रोट है डली हुई हैं। तो जब वो आता है, हमारी जो आंदोलन की मिनट्स बुक होती है उसमें लिख के जाता है हमारी पार्टी आएगी तो सबसे पहले यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करेंगे, किंतु वहाँ जाके ये सब भूल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? हाँ, मैं पूनम रानी गुप्ता। क्या काम करती हैं? मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बैकुंठी देवी गर्ल्स कन्या महाविद्यालय में। एज ए प्रोफेसर आप बेहतर जानते हैं अभी जो कोविड-19 का जो इफेक्ट है वो एजुकेशन पर, बिजनेस पर कितना पड़ा है, क्या कहना चाहते हैं इस बार? जी, जहाँ तक कोविड का इफ़ेक्ट देखा जाए तो कोविड-19 ने बहुत बुरी तरह
पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरे विश्व को ही झकझोर के रख दिया है। और एजुकेशन पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा है, साथ ही साथ कुछ अच्छा भी पड़ा है। सबसे पहले बुरा प्रभाव ये है कि पढ़ाई एकदम ठप हो गई है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, उनके घर भूखों मरने की नौबत आ गई है। लेकिन एक प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं ये भी है कि जो डिजिटल इंडिया का मिशन था, तो हम इसी बहाने कम से कम आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स कहीं ना कहीं ट्रेंड हो रहे हैं, शिक्षा इससे रिलेटेड ले रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन के बाद बच्चों का पढ़ना काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मोबाइल से पढ़ने का सवाल है तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे सारा दिन मोबाइल लेके ही बैठे रह रहे हैं। उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी आँखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ऑफ कोर्स डिजिटल इंडिया या मोबाइल से पढ़ना एक अच्छी बात है, पर अगर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखे जाएँ तो वो ज़्यादा हैं। मैम ये बताइए कि आपने कहा भी डिजिटल इंडिया का ठीक है, हम मान रहे हैं, बट ये देखिए कि किसी के पास रिचार्ज करने का पैसा तक नहीं है। ऐसी कंडीशन में वो क्या करे? करेक्ट। तो यही तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं कि कहीं तो व्यक्ति बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो वो बेचारा बच्चा क्या करेगा? जहाँ माँ बाप का पिछले कई महीनों से बिज़नेस, दुकान बंद पड़ी है, वो बच्चे की फ़ीस कैसे देंगे? क्योंकि स्कूल वाले प्राइवेट जो हैं फ़ीस के बिना वो मान ही नहीं रहे हैं। और इसके अलावा क्या है कि बच्चे के घर में मान लीजिए एक ही मोबाइल है, वो तो पिताजी ले गए, बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? तो नहीं पढ़ पा रहा है और काफ़ी उसकी एजुकेशन में डिटीरियोरेशन आ रहा है, ये निश्चित है। आप लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ऐसे अभिभावक थे जिन्होंने अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन उसको फीस नहीं भर पाए, उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन पे रुक गए थे, उसको लेकर क्या कहना है? तो मेरा तो यही कहना है कि उसमें उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी छूट या गुंजाइश मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज में देखिए हर तरीके के लोग हैं। कुछ अफोर्ड कर पाते हैं तो वो थोड़ी उदारता दिखाएं, और जो नहीं जा पा रहे हैं या क्या, उनके संग थोड़ा सिंपैथाइज़ करें। और जो कॉलेज मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो भी इतनी उदारता दिखाए कि अगर बच्चा इस बार फ़ीस नहीं दे पा रहा है या कुछ कम दे पा रहा है या कुछ % कम दे पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि शिक्षा अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो धारा 45 में एक मूल अधिकार भी घोषित किया गया है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी घोषित की गई है और राज्य की जिम्मेदारी भी घोषित करी गई है कि वो बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाएं। परिचय दें अपना। बालकिशन सिंगल और फतेहाबाद रोड पे जो है हमारा एम्पोरियम है, मंगलम आर्ट्स के नाम से। सर आपके बिजनेस पर कितना इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 का? कोविड-19 का बहुत पूरा असर पड़ा है। और आप समझिए कि मार्च के बाद, मार्च से लेकर अब तक मतलब कई लोगों की तो बोनी भी नहीं हुई एम्पोरियमों पे, खुले ही नहीं एम्पोरियम। इस वक्त ताजमहल भी ओपन है, आपका सारे मॉन्यूमेंट्स करीब ओपन हो चुके हैं और जो भी बहुत टूरिस्ट कितना जो तो आ रहा है। आप मान के चले कि ताजमहल ओपन है, बट जब तक विदेशी पर्यटक नहीं आएगा, विदेशी पर्यटकों की फ़्लाइटें सुचारू रूप से अभी चल नहीं रही है, तो जब तक विदेशी पर्यटक नहीं आएगा तो ताजमहल और आगरा के अंदर एक बहुत बड़ा व्यापार जो है विदेशी पर्यटकों पर निर्भर है। आपको क्या लगता है कि ट्रेनें को और ज़्यादा इनको चालू करनी चाहिए, इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इंटरनेशनल फ़्लाइटें स्टार्ट करनी चाहिए और ट्रेनें भी जैसे दिल्ली से जो आगरा को जो गतिमान है, शताब्दी है, उनको रोज़ाना उनके चालू करवानी चाहिए उसको। अगर ऐसे ही हाल रहा तो ये पूरा 2020 पूरा एंड होने जा रहा है। इस पर जो पैसे वाले तो उन्हें मैनेज कर लेते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, दोज पीपल हु आर वर्किंग इन योर एम्पोरियम एनीवेयर, उन पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है सर? बहुत बुरा सर, बहुत बुरा। मैं कह तो रहा हूँ ना, हमारा जो ट्रेड है उसमें कई सारे कॉलम हैं। एम्पोरियम है, टूरिस्ट है, गाइड है, टूरिस्ट गाइड है, टैक्सी वाले हैं, छोटे मजले और बीच के जो है बजट होटल वाले हैं, उन सब का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। सर आगरा में स्मार्ट खोल दिए गए हैं, कुछ पर्यटक आ भी रहे हैं, तो उससे थोड़ा दुकानदारों का क्या? कुछ नहीं, वो हिंदुस्तानी पर्यटक ज़्यादा हैं और जो विदेशी पर्यटकों के हिसाब से जो एम्पोरियम है उनका कुछ भी, इवन बिजली का खर्चा भी उनका नहीं निकलेगा अगर वो खोल भी देते।
आपको क्या लगता है कि ये 2-4 महीने में टूरिस्ट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ेगा? मुझे तो नहीं लगता क्योंकि अभी फ़्लाइटें ही बंद है। 21 मार्च तक तो फ़्लाइटें ही केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी उसके हिसाब से आई नहीं रही। यूरोप में वापस कोरोना का जो है कहर जो है बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो यूरोप से है और अमेरिका का है, यूएस का है। सर, तो इस ताजनगरी आगरा की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लॉकडाउन था और काफ़ी क्या नाम कोरोना का केस चल रहा था, लेकिन अब लोगों के दिल में ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस का डर पूरा ख़त्म हो चुका है, बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं, बिना सोशल डिस्टेंस के निकल रहे हैं। डर ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि सावधानी बरतें। मास्क ज़रूरी है, डिस्टेंस ज़रूरी है, 2 गज की दूरी ज़रूर रखें और बिना मास्क के आप भीड़ में ना जाएं। तो बाज़ारों के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है बिना सोशल डिस्टेंस के, लेकिन दुकान के अंदर 10-10, 20-20 लोग लगे रहते हैं बिना सोशल डिस्टेंस, बिना मास्क। ये गलत है, बिल्कुल। आपको 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और मैं ताजनगरी की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़रूरत से ही निकलें, अनावश्यक ना घूमें और जाने पर अपने जो उसका कोरोना का जो SOP है, जो गाइडलाइन है, वो मिनिमम जो गाइडलाइन है उसका तो कम से कम पालन करें। भीड़ ना इकट्ठी करें, भीड़ में अगर जाना भी है ज़रूरी तो मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें। ओके सर।